Good morning, friends. How are you? I'm sure you all are doing very well, especially in English. Today, we are going to study a new tense, that is future. Hmm? Same uh, parts as you have studied in present, past, present indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, so on in past. And the very same way, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. ठीक। अब हम ये देखने जा रहे हैं, पहली बात, टेंस वो होता है जो एक निश्चित समय में कोई घटना घटित होती है। तो फ्यूचर तो कैसे हो सकता है? फ्यूचर तो केवल इमेजिनेशन होती है, आप इमेजिन ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो जिसके लिए फ्यूचर होता है, जो निश्चित रूप से घटित होती है। जैसे 1 जनवरी 2023 को मेरे पिताजी 65 साल के हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कलर्ड फ्यूचर। ये फ्यूचर है, इसलिए टेंस बना है कि इस मोमेंट और इससे आगे जो घटनाएं घटित होगी उसको अपन फ्यूचर कहते हैं। आज अपन फ्यूचर का वही सीक्वेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल ये लेंगे। तो हमें ये देखना है इसके अंदर कि जैसे प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब थे, पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब थे, वैसे ही फ्यूचर में। लेकिन एक बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल चीज है फ्यूचर में, पूरे फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होते हैं। क्लियर? शैल और विल होते हैं। लेकिन इससे पहले दोनों प्रेजेंट और पास्ट में आपने जितना भी पढ़ा उसमें आपने देखा होगा, अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो वन फॉर सिंगुलर एंड अदर फॉर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन यहां पर ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से नहीं, तो फिर क्या है? शैल फॉर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमने प्रोनाउन की टेबल में, मेरे एक वीडियो में आपको प्रोनाउन का पूरा स्टडी किया है अपन ने। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट एंड नेम्स। क्लियर? तो शैल का प्रयोग केवल आई और वी फर्स्ट पर्सन के लिए, विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, यानी आई और वी को छोड़ करके जितने भी पर्सन हैं उनके लिए विल का प्रयोग होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने हमेशा पढ़ते समय देखा होगा कि आई और वी के साथ में भी विल होता है, बाकियों के यू, दे, ही, शी में शैल होता है। वो एक फ्यूचर के अंदर रूल है कि वाक्य में सर्टेनिटी हो, निश्चितता का बोध हो, तो हेल्पिंग वर्ब उलट जाते हैं, यानी आई और वी के साथ विल हो जाते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल हो जाते हैं, जो मॉडल वर्ब्स के अंदर अपन थॉरोली डिस्कस करेंगे। फिर भी निश्चितता का, जहां सर्टेनिटी का जहां भी आपको भान हो, उस समय आई और वी के साथ में। एक एग्जांपल देके फिर अपन शुरू करते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगा, साधारण बात है। आई शैल सी यू टुमारो। मैं कल आपसे हर हालत में मिलूंगा, निश्चित रूप से मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा। एम्फेसिस हुआ सर्टेनिटी पे। आई विल सी यू टुमारो, बस ये सर्टेनिटी आ गई। अब निश्चितता आते ही हर हालत में, निश्चित रूप से, बिल्कुल, इन वर्ड्स का यूज करना जरूरी नहीं है। विल ने ही बता दिया कि सर्टेनिटी है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब एक सिंपल वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपसे डिस्कस हो ही गया है। वर्ब की
प्रेजेंट सिंपल में अगर फर्स्ट फॉर्म थी तो पास्ट सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म थी, तो फ्यूचर सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म होगी। हाँ, वो अलग बात है, एक्सेप्शन। प्रेजेंट के सिंपल में एस था वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में, पास्ट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया, क्योंकि प्रेजेंट की अफर्मेटिव सेंटेंस में एस जब कर रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं था। पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन फ्यूचर के सिंपल में पहली बार बिना हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, शैल और विल है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आगे कंटिन्यूस है तो तीनों में आईएनजी आएगी। प्रेजेंट की कंटिन्यूस में आईएनजी थी, पास्ट के कंटिन्यूस में आईएनजी, तो फ्यूचर के कंटिन्यूस में आईएनजी। आपको कुछ एक चीज़ों पे अब फुली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो प्रेजेंट में किया वही पास्ट में रिपीट हुआ है, जो पास्ट में हुआ था वही फ्यूचर में रिपीट हो रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है। बाकी पैसिव का सेंस भी आपने ध्यान से देखा होगा। अब मेरे ख्याल से आपको इसकी भी आदत पड़ चुकी होगी पैसिव की, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तीनों टेंसेज को साथ में लेके बहुत गहराई से, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करें, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल में शैल फॉर फर्स्ट पर्सन, आई और विल फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, रिमेनिंग ऑल। आप देख रहे हैं, रिमेनिंग ऑल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव के अंदर संदीप कल दुकान खोलेगा, संदीप कल दुकान खोलेगा। खोलने वाला कौन है? संदीप। मैंने स्ट्रक्चर लिखी है फ्रेंड्स, ध्यान देखें। सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। खोलने वाला संदीप, थर्ड पर्सन है, विल ओपन द शॉप टुमारो। टुमारो ये एडवर्ब है जो टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अब पैसिव में वही बात है, तीनों बात आपको याद होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी प्लेस बदल लेंगे, एक दूसरे की जगह चले जाएंगे। और याद करें, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इनडेफिनिट जब आपने पढ़ा, उसका पैसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लिए थे। पास्ट सिंपल का पैसिव बनाए तो पास्ट कंटिन्यूस से बोरो किए थे। तो फिर फ्यूचर का सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस से उधार लेंगे, लेकिन पूरे फ्यूचर में शैल भी लिए, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल और विल के साथ बी जुड़ जाएगा, शैल बी और विल भी हो जाएगा। अब देखिएगा बी कैसे जुड़ रहा है। द शॉप, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, विल बी ओपन्ड बाय संदीप टुमारो। Anything new in passive? Nothing new. What we did in present, past, the same way we are going to apply here. Clear है? Okay. Negative. हम इस बार तुम्हें मॉनिटर नहीं बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, बनाने वाले कौन है? हम। सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर फिर देखिएगा, स्ट्रक्चर को बराबर फॉलो करते रहिएगा। We शैल, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा आई और वी के साथ शैल। देख रहे हैं आप? वी शैल नॉट इलेक्ट यू मॉनिटर दिस टाइम। फ्रेंड्स, अगर आपके स्टूडेंट्स आपसे पूछें, सर यहां पर एक बात बताइए, यू तो ऑब्जेक्ट है, मॉनिटर क्या है, हमें ये बताइए, तो आप क्या कहेंगे? याद कीजिए, याद आ रहा है फ्रेंड्स? अगर पार्ट ऑफ स्पीच यानी एक सेंटेंस का एक एक वर्ड, उसकी कैपेसिटी क्या कहलाता है, किस जगह और क्यों आता है, ये अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, संभवतः खाली रट रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है आपको कि एक एक वर्ड, उसकी हैसियत किस जगह और क्यों आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे आपका स्टूडेंट पूछ रहा है, सर यहाँ पर यू तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये मॉनिटर वर्ड क्या है, तो आप क्या कहेंगे? याद है आपको? कॉम्प्लीमेंट एक याद है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, जो पर्यायवाची दोनों। यहां यू का कॉम्प्लीमेंट है मॉनिटर, तो गलती से पैसिव के समय कहीं मॉनिटर को मत ले जाना, क्योंकि मॉनिटर तो है ही कॉम्प्लीमेंट यू का, ये याद रखिएगा। एनीवे, जब पैसिव बनने जा रहा है तो यू, और यू होते ही हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब सेकंड पर्सन होने के कारण विल आ जाएगा। यू विल नॉट बी इलेक्टेड मॉनिटर बाय अस दिस टाइम। देखिए इंटरोगेटिव में देखिए, क्या तुम अगले रविवार को घर खाली करोगे? इंटरोगेटिव क्या से शुरू हो रहा है? इंग्लिश पूरी के अंदर रूल है सेंटेंस में, क्या से हिंदी में अगर कोई शुरू है जिसका आंसर यस या नो में होता है, उस क्वेश्चन को जब बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब लेके ही हम इंग्लिश में लिखते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट नो दिस थिंग। देखिए तो रविवार को यू सब्जेक्ट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब। विल यू वैकेट द हाउस ऑन नेक्स्ट संडे? विल यू वैकेट द हाउस ऑन नेक्स्ट संडे? और पैसिव में विल द हाउस बी, फ्यूचर कंटिन्यूस से बोलो किया है। विल द हाउस बी वैकेटेड बाय यू ऑन नेक्स्ट संडे? और फाइनली पैसिव के बाद जो एडवर्ब से क्वेश्चन जो डिटेल में पूछे जाते हैं, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, तो यहां पर देखिए मैं उन्हें जनवरी 2023 को यह कार्य कैसे सौंपूंगा, हैंडओवर कैसे करूंगा, कैसे। स्ट्रक्चर देखिएगा, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सौंपने वाला मैं, हाउ शैल आई, हाउ शैल आई हैंड दिस वर्क ओवर। देखिए फ्रेंड्स, हैंड ओवर वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, हैंड ओवर। हाँ, तो हैंड ओवर एक साथ नहीं होता है, हैंड के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा फिर ओवर आएगा। हाउ शैल आई हैंड दिस वर्क ओवर टू देम इन जनवरी 2023। और पैसिव में आपको पता है एडवर्ब की जगह एडवर्ब हाउ, यहां विल शैल की जगह क्यों कि आई की जगह देम। याद रखिएगा दिस वर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, और देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग है। पैसिव जब भी करते हैं अपन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है अगर दो ऑब्जेक्ट है तो मैं आगे गा रहा हूं, हाउ विल दे बी handed this work over by me in January 23। क्लियर हुआ बात? पार्ट ऑफ स्पीच देखिए तो आप देखेंगे कि फ्यूचर इनडेफिनिट जो है उसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। शैल फर्स्ट पर्सन आई और वी के लिए, बाकी सभी के साथ विल है। लेकिन वाक्य में अगर सर्टेनिटी है तो हेल्पिंग वर्ब उलट जाते हैं, या मॉडल वर्ब में जब भी है इसका आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पैसिव में आपने देख लिया किस प्रकार होता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस है, आगे नेक्स्ट मेरी वीडियो में आएगा, तब भी क्या है कंटिन्यूस में आईएनजी होती है, हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल भी हो जाएगा। लेकिन शैल बी और विल भी, शैल बी ऑलवेज फर्स्ट पर्सन के लिए, विल बी ऑलवेज सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। हाँ, तब आप देखा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और पढ़नी है, क्या फ्यूचर हमेशा शैल और विल से ही एक्सप्रेस होता है, व्यक्त होता है क्या? नहीं, कुछ आप हिंदी में भी आप कई बार बोलते हैं, क्या मैं आज शाम को जयपुर जा रहा, आज शाम को, अभी सुबह है, शाम को जयपुर जा रहा हूं, शाम आई तो नहीं, फिर भी फ्यूचर की जगह आपने क्या बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। फिर देखिए, मेरे पिताजी आज 10 बजे अपना कार्य ज्वाइन करने जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं, ज्वाइन करने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन कब? 10 बजे, अभी 8 बजे, 10 बजे। तब आप देखेंगे कि अच्छा, उसको भी कि बिल्कुल फ्यूचर व्यक्त करने का ये भी एक सेंस है, शैल और विल के बिना। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिएगा यहां पर आप बिना शैल और विल के फ्यूचर को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस के जरिए अब यहां पर
मेहमान 1 बजे खाना खाने जा रहे हैं। देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके अंदर समय कल। अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस तो नहीं कहेंगे, तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या आएगी, आप देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। बच्चे कल अपने पेपर देने जा रहे हैं, है ना। द चिल्ड्रन आर, देखिएगा ध्यान से, गोइंग टू टेक, गोइंग टू टेक their papers tomorrow. The children are going to take their papers tomorrow. ठीक है, परीक्षा देना और परीक्षा लेना। स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं, यहां वर्ड मीनिंग उल्टा होता है। हम परीक्षा दे रहे हैं, वी आर टेकिंग द एग्जाम, टेकिंग द चैलेंज, टेकिंग द एग्जाम। और इन्विजिलेटर पर्यवेक्षक परीक्षा ले रहा है स्टूडेंट से। ही इज गिविंग द चैलेंज टू द स्टूडेंट्स। तो परीक्षा लेना और देना में इंग्लिश के वर्ड मीनिंग उल्टे होते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा पेपर टेक करते हैं और टीचर हमेशा पेपर गिव करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू टेक देयर पेपर्स टुमारो। प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये प्लान्ड चीज है, ठीक है। अब यहां पर देखें आप, मेहमान 1 बजे खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है। द गेस्ट आर गोइंग टू टेक going to take lunch at 1 o'clock। ये भी फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर व्यक्त की गई है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की गई है। अब अगला प्रश्न, ऐसा क्यों हो रहा है? या हम हिंदी में भी करते हैं, है ना। जैसे मैं अब सोने जा रहा हूं, अभी सोया नहीं, सोने जा रहा हूं 9 बजे, फोन मत कीजिएगा। तो आई एम गोइंग टू स्लीप, ये फ्यूचर है, अगले मोमेंट में। अभी तो मैं सो ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ऐसी चीजें जब भी होती है तो आप ध्यान रखें कि जब कभी भी होता है तो ये जो चीज आती है वो प्लान्ड, और फ्यूचर में कोई भी चीज आती है वो होती है अनप्लान्ड। ये बात याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा फिक्स है, प्लान है ये। और अनप्लान्ड कोई भी चीज होती है जिसको आपके प्लान में ही नहीं है, फिर वहां पर शैल और विल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तब आप प्लान्ड कोई भी चीज होती हो, योजनाबद्ध कोई भी फ्यूचर की चीज है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर में गोइंग टू बेस वर्ब बना करके और मेन वर्ब जो आगे होती है उसका इन्फिनिटिव, और इस प्रकार आप है वो करें। मुझे पूरा भरोसा है कि
ठीक तरीके से फ्यूचर को समझ गए होंगे इस क्षण और उसके आगे आने वाले चीज में। तो आप याद रखें। अब एक विशेष जो स्पेशल चीज याद रखनी है, क्योंकि फ्यूचर को बहुत ज़्यादा पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, समय को पहचानना जरूरी है। फिर आप हेल्पिंग वर्ब पूरे फ्यूचर में यही होंगे। कंटिन्यूस में अब भी जुड़ जाएगा, परफेक्ट में हैव जुड़ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव भी जुड़ जाएगा। लेकिन वर्ब की फॉर्म सिंपल है तो फर्स्ट, कंटिन्यूस है तो आईएनजी, परफेक्ट है तो थर्ड, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो नई सीख रहे हैं? कोई नई नहीं सीख रहे हैं? तो अगला वीडियो भी मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस आप ध्यान से देखिएगा। और टेंस अब समाप्त होने जा रहे हैं, फिर टेंस की इकट्ठी हिंदी के छोटे छोटे पैराग्राफ लिख के मैं आपके साथ में शेयर करूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं कोई फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर वीडियो बना के और आपको आधे अधूरे वे में, ताकि बाकी चीज़ें है वो छूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेरे वीडियो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपने सभी ने अगर कॉपी बनाई हुई है, सिंसियरली आप इस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित रूप से पता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को इंग्लिश में लिखना, बोलना, समझना सीख जाएंगे। थैंक यू।